हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसे कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वेटेज नहीं है और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल इसमें कुछ डेटा है जो हमें ज़रूरत है पढ़ने की, तो हम इस चैप्टर को 20 से 25 मिनट समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखें तो हम पहले जानेंगे कि लिविंग होता क्या है, फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, फिर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर पहला टॉपिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो इसमें जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, सेलुलर इंटरेक्शन हो गया। तो होता क्या है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। अब आप सोचेंगे नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होती है, तो हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं पहाड़ का, माउंटेन्स का। अब आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि पहाड़ है। इन विंटर सीजन आप देखते होंगे जब स्नोफॉल होती है तो पहाड़ की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट पहाड़ तो नॉन लिविंग है ना, उसके बाद भी इसकी हाइट बढ़ जाती है। पहाड़ छोड़िए, आप सैंड ड्यून्स ले लीजिए। सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले। रेत के टीले जैसे कि जान लीजिए कि ऐसे से माउंड होता है, हवा चलती है। अब ये हवा हो गई, अब ये सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होती, इससे तो छोटा भी हो जाता है ना कुछ समय बाद। और यहाँ से रेत उड़ के कहीं और चली गई तो वहाँ पे रेत का टीला बड़ा हो गया। तो ये एक कोई सही फीचर नहीं हुआ ना कि ये तो नॉन लिविंग में भी होता है, तो इससे जस्ट लिविंग में हो वही डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए। अब हम लोग रिप्रोडक्शन में ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे रिप्रोडक्शन तो 100% होना चाहिए, बट स्टिल रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से जो बच्चा होता है उसे म्यूल कहते हैं। तो म्यूल में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टेराइल नहीं होता, वो आगे चल के और म्यूल नहीं पैदा कर सकता, लेकिन वो लिविंग है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन ये और ग्रोथ हो गई तो नॉन डिफाइनिंग हो गई ये फीचर, जो कि लिविंग को डिफाइन नहीं करते हैं। अब आ जाएंगे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर इंटरेक्शन। इनमें क्या होता है, ये आपके जो है डिफाइनिंग फीचर होते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से चीज़ें ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीज़ें जो हैं टूटी हुई चीज़ें होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, म्यूल में होगा। ग्रोथ जैसे कि है और रिप्रोडक्शन है उससे काफ़ी अलग है ये चीज़। कॉन्शियसनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग। कॉन्शियसनेस क्या होता है, अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में जानकारी होने को कॉन्शियसनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है या फिर कोई भी कुर्सी रखी है आपके पास, अगर वहाँ आग लग रही तो कुर्सी भागेगी नहीं, वो वहीं पड़ी रहेगी। पेड़ है, पेड़ में आग लग रही है अगल बगल, वो भागेगा नहीं, वो वहीं खड़ा रहेगा। उसके अंदर आसपास की अवेयरनेस नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस। इंसान होता है अपने आसपास के सराउंडिंग को जानता है, जाड़ा होता है गर्म कपड़े पहनता है, गर्मी होती है नॉर्मल कपड़े पहनता है। तो इसमें चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से क्लासीफाई करें लिविंग और नॉन लिविंग में। सेलुलर इंटरेक्शन। सेलुलर इंटरेक्शन क्या होता है कि जब सभी सेल एक साथ काम करके कोई फंक्शन को परफॉर्म करें उसे सेलुलर इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि सेल जो है, सेल मिलके आपका टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वैसे सेलुलर इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा डिफाइनिंग फीचर है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ले लीजिए, आपके हार्मोन का सिक्रीशन यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स के वजह से होता है। कई चीज़ें हैं जिसके लिए सेलुलर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, और मोस्टली आपने देखा होगा कि हमेशा लिविंग में ही पाया जाता है। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, तो हम लोग इसको डिफाइनिंग मान लेंगे। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब आप पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो नंबर यानी कि संख्या, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब तक का 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेशीज़ को हम लोग जान चुके हैं या वैरायटीज़ हैं हमारे पास, जो कि हिंदी में अगर देखेंगे 17 to 18 लाख स्पेशीज़ है हमारे पास। उसमें से 70% आर एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिए। आप अर्थ पर नोटिस किए होंगे कि एनिमल्स की अमाउंट ज़्यादा है इन रिलेटिव टू प्लांट्स, और प्लांट्स जो हैं 30% से भी कम है। तो ये एक नोटिसेबल फीचर है। तो ये आपको डेटा याद रखना कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेशीज़ हैं, जिनमें 17 से 18 लाख हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि चीज़ें जो हैं ऑर्डर में अरेंज करना, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। लॉफुल मतलब कि एक सही ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं उन्हें कहते हैं कैरोलस लीनियस, जो कि इंपॉर्टेंट नाम है, और इसके फाउंडर थे एरिस्टोटल। और टैक्सोनॉमी को टैक्सा में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जिसका मतलब होता है या तो क्लासिफिकेशन करना, कैटेगरी में डिवाइड करना, या किसी ग्रुप या किसी रैंक वाइज किसी चीज़ को अरेंज करना, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप हैं।
पहला कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जैसे कि मान लीजिए आपको किसी के बारे में किसी को जानकारी देनी है, तो अब मान लीजिए उस आदमी ने उसको कभी पहले देखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसे कैरेक्टर बताएंगे मान लीजिए, और उसे आपने भेजा उसे लाने के लिए, तो पहले आप क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर बताएंगे कि वो कैसा है, काला है, गोरा है, मीडियम कलर का है, छोटा है, बड़ा है। ये कैरेक्टराइजेशन हो गया। तो पहले साइंटिस्ट ने भी ये सोचा कि पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर जब आप उसके बारे में ये बता देंगे, फिर वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, तभी तो पहचानेगा ना। जब आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताया किसी चीज़ के, तब वो उसे पहचानेगा। फिर जाके वो कन्फर्मेशन के लिए उसका नाम पूछेगा, फिर उसे क्लासीफाई करेगा, फिर पता चलेगा कि हाँ उसे लाना है कि नहीं लाना है। तो चीज़ें बहुत हार्ड नहीं है, आपको रिलेट करना होगा। पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, सब कुछ सिंक में होना चाहिए। यही शॉर्ट ट्रिक है हमारी, CINC, सिंक। इसे आप याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना होगा कि पहले आदमी के बारे में बताएंगे, तो ऐसा आपको पहला C का याद रहेगा, कैरेक्टराइजेशन है। अब नोमेनक्लेचर। अब चीज़ें ये होती हैं कि अब साइंटिस्ट को इश्यूज़ ये आए थे कि हर जगह पे हर चीज़ के लोकल नाम थे। आपके गांव में किसी चीज़ को कुछ और कहा जाता होगा, शहर में उस चीज़ को कुछ और नाम होगा, अब दूसरी कंट्री में जाएंगे हो सकता है कुछ और ही नाम हो। तो अब दिक्कत ये कि अब मान लीजिए आपको किसी और आदमी से बात करनी है और बताना है कि हम, अब आपको तो उसका लोकल नाम पता होगा ना, लेकिन वही लोकल नाम उस चीज़ को, दोनों को वही सेम चीज़ बतानी है, लेकिन दोनों के लिए नाम अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का साइंटिफिक नेम बनाते हैं। साइंटिफिक नेम से क्या होता है कि वो हर जगह, हर कंट्री, हर प्लेस सेम होता है। तो अगर आपको उसके बारे में बात करनी है, तो अगर आप उसको साइंटिफिक नेम लेंगे, तो किसी भी साइंटिस्ट से बात करें, किसी भी कंट्री से, वो हमेशा सेम होगा। तो नोमेनक्लेचर का होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू एन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिफिक नेम को हमने दो चीज़ों में क्लासीफाई कर रखा है। एक होता है बोटैनिकल नेम्स, जो कि फॉर प्लांट्स होते हैं, और एक होता है जूलॉजिकल नेम्स, जो कि फॉर एनिमल्स होता है। तो बोटैनिकल नेम एक एजेंसी रखती है, इसका नाम होता है ICBN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों लगभग सेम है, बहुत ईजी है, बट आपको ध्यान कहाँ रखना है, फॉर और ऑफ में। अगर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर देखेंगे, ICBN में देखेंगे तो फॉर आएगा, और अगर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो ऑफ आएगा। बस यही एक छोटी सी चीज़ है, इस पर आपको ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है ऑफ और फॉर में, क्योंकि अगर ऑप्शंस आ गए तो अगर आपको फॉर दिखता है, ऑफ दिखता है, तो लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आपको नोटिस करना है। 4 नंबर है ना। टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर कई टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन हम लोग नीट के लिए, नीट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको आगे बहुत जगह सुनाई देगा बायो में। अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये नाम सुनाई देगा। तो कैरोलस लीनियस ने जो है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से नाम ही पता चल रहा है, दो, बाय मतलब दो। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है जीनस, एक होता है स्पेसीज। तो अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कि मूसा पैराडिसिका, तो मूसा जो है, मूसा आपकी जीनस है, और पैराडिसिका ये आपकी स्पेसीज है। ये बनाना का कॉमन नेम है। NCERT में एग्जाम्पल नहीं है, रिलैक्स रहिए, आपको याद नहीं करना है। और NCERT में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा वर्नैकुलर नेम्स। ये सब आप जो पढ़ रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा है वो सब साइंटिफिक नेम्स हैं, लेकिन ये वर्नैकुलर नेम्स क्या होता है, जो लोकल नेम होते हैं। जैसे कि गाँव में जाएंगे तो हर चीज़ का नाम अलग अलग होता है, जो आपने कभी सुना भी नहीं होता। तो हर जगह का हर चीज़ के लिए अलग अलग नाम होता है, तो उसे लोकल नेम्स कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो उसके रूल्स होंगे ना, किसी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, तो हम लोग उसका तरीका पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। अब आप सोचेंगे कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही क्यों होता है। आपने कई जगह नोटिस किया होगा कि साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं हमेशा लैटिन या ग्रीक में ही लिखे होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि लैटिन को एक डेड लैंग्वेज माना जाता है। डेड लैंग्वेज मतलब नो चेंज विद टाइम एंड प्लेस, जगह और समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं होता लैटिन लैंग्वेज में। जैसे कि अगर मैं इसको आसान शब्द में समझाऊं कि लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज थी, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में अब कोई नया वर्ड नहीं आ रहा है। अब जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं तो हर 2 घंटे में एक नया वर्ड आता है। तो अगर हमको किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो हम कोशिश करेंगे कि वो समय के साथ ना बदले, जिससे कि हमें बार बार उस चीज़ का नाम रिव्यू ना करना पड़े। तो इसलिए हम लोग लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज लेते हैं। साइंटिफिक नेम अगर हम हाथ से लिखेंगे तो जीनस जो है, जैसे कि जीनस और स्पेसीज हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, तो जीनस जो है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्पेसीज लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, और वो भी अलग अलग होना चाहिए, और दोनों को अंडरलाइन होना चाहिए, तब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं। तो जैसे सम वर्ड है साइंटिफिक नेम से, कुछ शब्द जो हैं वो लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिका का इंडिका हो जाता है लैटिन में। ये एग्जाम्पल है, ये पूछा है, NCERT में दिया है। और अगर प्रिंट करते हैं साइंटिफिक नेम किसी चीज़ को तो वो इटैलिक फॉन्ट में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा एक आई फॉन्ट बना रहता है कंप्यूटर में, जब आप लिखते हैं
हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो नेम ऑफ साइंटिस्ट आफ्टर जीनस एंड स्पीसीज इन एब्रीवेटेड फॉर्म एंड इन रोमन लैंग्वेज। तो जैसे अगर मैंडिफेरा इंडिका लिन उसका साइंटिफिक नेम है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जीनस है, तो जीनस में पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा है और दूसरा लेटर जो है हमने स्मॉल लिखा है। और इसके बाद जो है अगर हम लोग रोमन लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो जैसे लीनियस ने दिया था ये नाम, तो हम लोग लिन लिख देंगे बस। सिस्टमैटिक्स, तो ये टर्म जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये बहुत जगह आए हैं, इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि अपने एंसेस्टर्स के बारे में रिलेशन पता करना या एंसेस्टर से रिलेशन जोड़ना। माना जाता है कि सभी चीज़ों के एंसेस्टर कॉमन ओरिजिन था, फिर धीमे धीमे अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बदलती गई, उनका अडाप्टेशन बदलता गया, उसकी वजह से उनमें चेंजेस आए। ये चैप्टर आप इस चीज़ के बारे में अगर देखेंगे तो एवोल्यूशन चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया लेना है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखिएगा, स्पीशीज़ होती है। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, तो आपको कैरेक्टराइजेशन भी दे देगा, लेकिन वो टैक्सोनॉमी में था, आपको याद रखना होगा। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है। न्यू सिस्टमैटिक्स थोड़े एडवांस सिस्टमैटिक्स अगर आप देखें, इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी यानी कि एंसेस्टर्स के बारे में, और जेनेटिक रिलेशनशिप ऑल्सो, यानी कि डीएनए मैच मेकिंग। हम लोग देखते हैं कि डीएनए कंटेंट कितना मैच करता है। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पॉपुलेशन। हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ ली थी, अब हम उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है स्पेशीज़। स्पेशीज़ को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। स्मॉलेस्ट होती हैं, रियल होती हैं, बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। स्पेसीज़ जो है जेनेटिकली क्लोज्ड होती हैं, मतलब कि बहुत ही जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं आपस में। मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी। टैक्सोनॉमिकली स्पेसीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो अगर टैक्सोनॉमिकली देखा जाए तो जो जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, तो स्पेसीज उनसे रिलेटेड चीज़ है। अगर आप और आगे स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको एवोल्यूशन पढ़ना होगा, जिसमें स्पेसिफिक डिटेल में दिया होगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, शॉर्ट वीडियो है, कम टाइम है, ज़्यादा पढ़ाना है। जीनस, जीनस को क्या कहते हैं? जेनरिक नेम कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज, जीनस के अंदर स्पेसीज आएगा, यानी कि एक जीनस के अंदर कई सारी स्पेसीज हो सकती हैं। जो आपको मैंने ऑर्डर दिखाया था, किंगडम, फाइलम और क्या कहते हैं कि पॉट क्लीन और क्लास, ऑर्डर। तो जैसे कि किंगडम के नीचे फाइलम आता है, तो किंगडम के नीचे कई सारे फाइलम आ सकते हैं। जैसे कि स्पेसीज के ऊपर जीनस आता है, तो जीनस के अंदर कई सारी स्पेसीज होंगी। अभी मैंने नीचे डायग्राम बनाया, आपको समझाऊंगा उससे। जीनस हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपेरेटिव टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा। यानी कि जैसे कि जीवन स्पेसीज है, जीवन जीनस है, तो जीवन जीनस के अंदर जितनी स्पेसीज आएंगी ये सब ज़्यादा रिलेटेड होंगी आपस में, ये सब ज़्यादा रिलेटेड होंगी आपस में। और जो दूसरा जीनस है उसके अंदर जो स्पेसीज होंगी वो आपस में ज़्यादा रिलेटेड होंगी, लेकिन ये स्पेसीज और ये स्पेसीज ये आपस में कम रिलेटेड होंगी। तो ये लाइन एनसीईआरटी में बहुत ही स्पेशल तरीके से दी गई है। अब हम आ जाते हैं फैमिली में। तो फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा या जीनस। स्पेसीज क्या है? ग्रुप। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज है। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है। तो यही है, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव यानी फ्लोरल, ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपने यंग वंस को कैसे आगे बढ़ाता है, और वो वेजिटेटिवली कैसा, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। फैमिली के एग्जांपल देखेंगे, जैसे सोलेनेसी, फेलिडी, कैनेडी। तो होता क्या है कि फैमिलीज़ जो है आपको अभी आगे पढ़नी पड़ेंगी, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें आपकी कई सारी नई फैमिलीज़ भी ऐड हुई हैं, तो आप वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल दिए गए हैं आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जैसे फैमिली सोलेनेसी है, तो फैमिली के अंदर जो है आपका जीनस आता है, तो जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा। तो सोलेनम से आप जैसे कि जो दिए हैं एनसीईआरटी में वो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, नाइग्रम और मेलेंजीना। ये याद रखिएगा, आपको ये रटना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, फैमिली है फेलिडे, तो फेलिडे फैमिली में कैट होती है, आपको ये भी रटना होगा। फेलिस यानी कैट। पैंथेरा यानी कि पैंथेरा लियो यानी कि लायन, पायरस पैंथर हो गया, और ये टाइग्रिस टाइगर हो गया। कैनेडे में आते हैं डॉग, वुल्फ और फॉक्स। ये आपको रटना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली के एग्जांपल्स में से। फिर आ जाते हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। तो ये ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स नहीं है, फोकस करिएगा, पॉलिनोमियल्स है।
तो पॉलीमोनियल्स के अंदर आपकी फैमिली आ गई, ऑर्डर ये है, ये फैमिली हो गई। फैमिली के अंदर जैसे कि कई सारी चीज़ें, जैसे सोलेनेसी फैमिली में पोटैटो है, ब्रिंजल है, टमाटो है, टबैको है। फिर आते हैं कन्वल्वुलेसी फैमिली में। कन्वल्वुलेसी फैमिली के आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल अभी के लिए याद रखिए, स्वीट पोटैटो। फिर कार्निवोरा में आ जाएंगे, ऑर्डर जो है आपका। तो कार्निवोरा ऑर्डर में आपके दो फैमिलीज आ जाती हैं, एक फेलिडे, एक कैनिडे, जो कि मैं ऊपर समझा चुका हूँ। हमारे लास्ट जो बचते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, फाइलम और किंगडम। तो आपको इन दोनों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी एनिमल किंगडम में। फाइलम जो है 10 फाइलम होते हैं एनिमल्स के लिए, 5 फाइलम होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और किंगडम आ जाएंगे तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, इन पे तो पूरा पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब हम लोग आ गए चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जहाँ मैं आपको कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो मैन का कॉमन नाम होता है होमो सेपियंस, सबको पता है, बहुत बड़ी बात नहीं। जीनस होमो ही रहेगा, ये जो है स्टार्टिंग पार्ट जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा इसी से सेम आ जाएगा। जैसे होमो है तो इसका जीनस होमो है, मस्का है तो इसका मस्का है, इसका मैंगीफेरा है, इसका मैंगीफेरा, इसका ट्रिटिकम तो इसका भी ट्रिटिकम। तो इसको याद करने के लिए स्पेशल ट्रिक नहीं चाहिए, इसकी भी चाहिए तो बाद में बताइएगा। अब आ जाते हैं जीनस पे। इसका जीनस है होमो, फैमिली आ गई होमिनिडे, और ये ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, और क्लास हो गया मैमेलिया, और फाइलम हो गया कॉर्डेटा। तो इसकी ट्रिक है हमारा पीएम चाय वाला। तो हमारा से होमिनिडे हो गया, पी से प्राइमेटा हो गया, एम से मैमेलिया हो गया, और चाय वाला से कॉर्डेटा हो गया। अगला जाते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी मक्खी। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस मस्का, और इसकी फैमिली मस्किडाए। फिर ये हो गया डिप्टेरा, डिप्टेरा के बाद ये हो गया इंसेक्टा, इंसेक्टा के बाद हो गया आर्थ्रोपोडा, फाइलम हो गया इसका। ये इसकी ट्रिक क्या है, म्यूजिक DIA। DIA अमेरिकन एजेंसी है, याद रखने का तरीका है, DEA है, आप DIA याद रखिए। तो म्यूजिक से मस्का, डी से डिप्टेरा, सॉरी म्यूजिक से मस्किडाए, क्योंकि मस्का तो आपको ऐसे याद रहना है। तो म्यूजिक से मस्किडाए, डी से डिप्टेरा हो गया, आई से इंसेक्टा हो गया, ए से आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा कीड़े मकोड़ों के फाइलम को कहते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं मैंगो पे। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब इसमें पूरा नहीं दिया, मैंगीफेरा इंडिका ही सही है। इसका जीनस आपको पता है मैंगीफेरा होगा, क्योंकि इसका पहले ही नाम जीनस बताता है। अब आ जाते हैं इसका जो फैमिली है एनाकार्डिएसी। ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी टेस्ट देंगे या फिर ज़्यादा पूछने के चांसेस ये रहते हैं, क्योंकि सबसे यूनिक है ये एनाकार्डिएसी। फिर इसके ऑर्डर भी सबसे यूनिक है, सेपिनडेल्स। डाइकोटिलिडन इसलिए है क्योंकि इसके सीड डाइकॉट होते हैं, ठीक है। तो इसको डाइकोटिलिडन कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्योंकि इसके पेड़ में फूल आते हैं, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। फिर बता रहा हूँ, पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है सिर्फ इसमें। इसकी ट्रिक इसका है आम अनार सपना देखे एनजीओ। आम अनार, आम से आपको मैंगीफेरा इंडिका पता ही है, अनार से एनाकार्डिएसी, सपना से सेपिनडेल्स, देखे से डाइकोटिलिडन, एनजीओ से एंजियोस्पर्म। आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रहेगा। और मेन आपको याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसी का याद रखना, मैंगो का ही, क्योंकि सबसे यूनिक है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनर यहीं से पूछना चाहेगा। और यहाँ से क्यों पूछेगा, लगभग सेम लगता है। यहाँ पे डिप्टेरा पूछ सकता है, ऑर्डर क्या है मक्खी का, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं वीट पे। वीट आ जाता है लास्ट। इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसका जो आपका जीनस है वो ट्रिटिकम है। इसकी फैमिली पोएसी है, और इसका ऑर्डर पोएल्स है, और इसका क्लास मोनोकॉटिलिडन है, और ये भी एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसके पेड़ में भी फूल आते हैं। मोनोकॉट इसलिए क्योंकि जो इसका बीज है वो मोनोकॉटिलिडन होता है, यानी कि इसमें सिंगल कॉटिलिडन होगा। आप पढ़ेंगे सीड के बारे में या फिर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है। तो इसकी ट्रिक है, जैसे पहले आता है टाटा डोकोमो, डोकोमो, तो वैसे याद रख लीजिए पोपोमो। तो पोपोमो से क्या हो जाएगा, पोपोमो से आपको टिटिकम तो याद रखने में दिक्कत नहीं है, तो पोपो से पीओ से पोएसी हो गया, फिर पीओ से पोएल्स हो गया, एम से मोनोकॉटिलिडन्स हो गया एमओ से, और एंजियोस्पर्म जिसमें जिसमें फूल आते हैं वो सब एंजियोस्पर्म होते हैं पेड़। बस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।